अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिस्टान। आज हम स्पेस फिजिक्स की सीरीज़ में टॉपिक पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्स के बेसिकली ना लाइफ साइकिल होते हैं फ्रॉम देयर बर्थ, ये भी आपको मैं बताऊंगा आज, और टिल देयर डेथ, मतलब कि ये ख़त्म कैसे होते हैं। ये ब्लैक होल्स बन सकते हैं, या फिर ब्लैक डॉर्फ बन सकते हैं, या फिर इवन न्यूट्रॉन स्टार बन सकते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन देयर मास। तो आज हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टार्स फॉर्म कैसे होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि बिग इंटरस्टेलर क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस, ठीक है, ये करीब आते हैं अपने, इसे हम कहते हैं नेब्यूला। ऑलराइट, ये इंटरस्टेलर क्लाउड्स करीब आते हैं और इनका आहिस्ता आहिस्ता ना डेंस होने शुरू हो जाते हैं, और इनकी जो डायमीटर होता है इट इज़ फ्यू लाइट ईयर्स वाइड। ये लाइट ईयर्स वाइड, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ लाइट ईयर्स का फासला होगा। लाइट ईयर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। लाइट ईयर्स इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ छोटी सी, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि मैं नेब्यूला की जब बात करता हूँ तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यह आपके पास एक बेसिक नेब्यूला आ गया। आप उसको देख के समझ सकते हो कि इंटरस्टेलर क्लाउड्स मतलब कि स्पेस में जो क्लाउड्स होते हैं ना ऑफ डस्ट एंड गैस, बस काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। तो फिर क्या होता है, जब ये इंटरस्टेलर क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस अपने करीब आते हैं ना, तो इनके जो नेब्यूला होते हैं ना वो कोलैप्स करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इसकी वजह से एक प्रोटोस्टार फॉर्म होता है। वो क्या होता है हम आगे जाके पढ़ते हैं। प्रोटोस्टार, मैं आपको एक इसकी छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ कि बेसिकली ये कैसा लगता है। ये आप बेसिकली देख रहे हैं प्रोटोस्टार। दिस इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटोस्टार। ये आप राइट पे इमेज भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा एक जनरल आइडिया होगा कि ये कैसे दिखते हैं। अच्छा, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार में क्या होता है, पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और प्रोटोस्टार को ज्वाइन करते हैं। इसकी वजह से प्रोटोस्टार ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बड़ा होता है तो उसकी वजह से उसका मास ज़्यादा होता है, और ग्रेविटेशन पुल भी उसकी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ग्रेविटेशन पुल स्ट्रांग होने से और भी डस्ट और गैस अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका ना एक साइकिल बन जाता है। जैसे मैंने एक एरो पॉइंट किया हुआ है, साइकिल बन जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो एज मास ऑफ द प्रोटोस्टार इंक्रीजेस इट्स कोर टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे जैसे प्रोटोस्टार का मास इंक्रीज करता है, ज़्यादा होता है, उससे प्रोटोस्टार का जो कोर होता है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं। ग्रेविटी मूव्स द पार्टिकल्स क्लोजर विच मेक्स द प्रोटोस्टार डेंस। आसान सी बात है, ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसके बाद ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे प्रोटोस्टार की तरफ, ज्वाइन करेंगे प्रोटोस्टार को, जिसकी वजह से जो प्रोटोस्टार है वो ज़्यादा डेंस होने शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रांग होती रहती है। दिस मेक्स द कोर ऑफ द प्रोटोस्टार हॉट। जो प्रोटोस्टार का कोर होता है, जैसे कि ये पार्ट जो बीच में होता है कोर, ये ज़्यादा गर्म होने शुरू हो जाता है, इसका टेम्परेचर राइज होने शुरू हो जाता है। एक हद तक आता है ये टेम्परेचर के न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की एक कंडीशन होती है कि टेम्परेचर किसी लिमिट तक आनी चाहिए, तो कोर का जो टेम्परेचर है वो राइज करते रहता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कंपैटिबल होता है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन किसका होता है, हाइड्रोजन टू हीलियम। हाइड्रोजन टू हीलियम, ठीक है। इसकी वजह से अ स्टार इज बॉर्न। मेन सीक्वेंस स्टार, हम इस स्टार को कहते हैं, जो स्टार अभी बॉर्न होते हैं इसे हम कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार, और ये एक स्टेबल स्टार होते हैं। आपके पास दो कैटेगरीज आ जाती है स्टेबल स्टार्स की। स्मॉल मास होते हैं और लार्ज मास होते हैं, इनको भी हम ज़रा देख लेते हैं। जो नॉर्मली जो स्मॉल मास स्टार्स होते हैं वो या तो रेड होते हैं या फिर येलो होते हैं, और जो लार्ज मास होते हैं वो वाइट हो सकते हैं या फिर ब्लू भी होते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, जो छोटे वाले हैं वो रेड है, ऑरेंज, येलो,
और जो बड़े होते रहते हैं उनका कलर वाइट हो सकता है या फिर ब्लू हो सकता है। अच्छा, अब हम स्टेबल स्टार का थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपके पास एक स्टेबल स्टार है। स्टेबल स्टार में क्या होता है? स्टेबल स्टार में अगर आप याद करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कोर होता है, ये आपका है कोर, और इधर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो पार्टिकल्स है वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आउटवर्ड्स मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक एरो हेड बनाया हुआ है, इससे आपको पता चल रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन हो रही है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ये आपके पास यहाँ पे आ गई, ये सेम कलर्स है। लेकिन अगर हमें याद हो तो ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है इस स्टार पे, उसकी वजह से ग्रेविटी इनवर्ड पुश कर रही है, इनवर्ड। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, जो इनवर्ड प्रेशर होता है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द स्टार, दिस इज इक्वल टू द आउटवर्ड प्रेशर ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। जो इनवर्ड प्रेशर होता है ना, ग्रेविटी की वजह से जितना फोर्स इनवर्ड्स आ रहे हैं वो बैलेंस आउट हो जाता है आउटवर्ड प्रेशर से। और आउटवर्ड प्रेशर किससे कॉज होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। जो थर्मल एक्सपेंशन होती है उससे आपको एक आउटवर्ड प्रेशर मिलता है। इसकी वजह से ये जो स्टार होता है ये परफेक्टली बैलेंस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक स्टेबल स्टार होता है। व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, द स्टार में लिव अप टू 10 बिलियन ईयर्स। 10 बिलियन ईयर्स के लिए ये इस स्टेज में रह सकते हैं। What happens if the star starts running out of hydrogen? हमारे पास पहले क्या था? एक स्टेबल स्टार था, लेकिन अब हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। मतलब कि अगर आपके पास हाइड्रोजन कम होगा, जो आपका मेन फ्यूल था न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, तो अगर हाइड्रोजन कम होने शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? अब हम बात करते हैं अनस्टेबल स्टार तक और हम कैसे पहुंचते हैं। लेस हाइड्रोजन होता है, यस, बेसिकली आपका जो मेन फ्यूल होता है वो कम होने शुरू हो जाता है। और राइट, मेन फ्यूल कम होता है विच इज़ हाइड्रोजन। उसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन भी कम होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन कम होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास कम होने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लेस आउटवर्ड प्रेशर ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्यों हो रही थी? न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। न्यूक्लियर फ्यूजन जो था ना एट द कोर, उसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन हो रही थी। अब न्यूक्लियर रिएक्शन कम हो रहे क्योंकि हाइड्रोजन भी कम हो रहा है, इसकी वजह से आउटवर्ड प्रेशर जो है कॉज्ड बाय द थर्मल एक्सपेंशन वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो आपको याद होगा दो प्रेशर से, एक इनवर्ड प्रेशर था ड्यू टू ग्रेविटी और एक आउटवर्ड प्रेशर था ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें जो आउटवर्ड प्रेशर है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन वो रिड्यूस हो रहा है। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे थे प्रेशर की। तो इनवर्ड प्रेशर, ठीक है, जो ग्रेविटी की वजह से कॉज हो रहे हैं, इट इज़ ग्रेटर देन आउटवर्ड प्रेशर विच इज़ कॉज बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। क्यों? क्योंकि जो आउटवर्ड प्रेशर है ना वो डिक्रीज़ हो गया है। आउटवर्ड प्रेशर डिक्रीज़ क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन कम हुआ है, हाइड्रोजन कम हुआ है तो न्यूक्लियर फ्यूजन कम हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन कम हो रहा है तो फिर थर्मल एक्सपेंशन कम हो रही है। तो इसलिए आउटवर्ड प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से जो इनवर्ड प्रेशर है वो ग्रेटर है आउटवर्ड प्रेशर से। इसकी वजह से द कोर कोलैप्सेस अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। कोर कोलैप्स कर देते। क्यों कोलैप्स करते हैं? क्योंकि आपके पास जो इनवर्ड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है आउटवर्ड प्रेशर से। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से द कोर गेट्स हॉटर। ठीक है, अब कोर गर्म होते रहते तो उससे क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन वापसी स्टार्ट हो जाता है। हमने पढ़ा था ऊपर कि जब कोर एक सर्टेन लिमिट तक आता है तो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल होता है। तो जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है तो कोर आपका गर्म होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। ऑलराइट, जिसकी वजह से आपके पास जो कोर है इट इज़ अगेन कंपैटिबल फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन अब होती है हीलियम की, He की। पहले हमारी हाइड्रोजन की हो रही थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉट हाइड्रोजन, हीलियम की इस बार हो रही है। और स्टार स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग अगेन। क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं फिर से? क्योंकि अब आपके पास आउटर प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। आपका जब स्टार एक्सपेंड करता है तो आपके पास दो टाइप्स ऑफ स्टार्स आ जाते हैं, एक रेड जायंट है और एक रेड सुपर जायंट है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ He इंटू सी। सी क्या है आपके पास यहाँ पे?
कार्बन। हीलियम से जब कार्बन में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है तो आपके पास रेड जायंट आता है या फिर रेड सुपर जायंट आता है। लो मास स्टार्स, लो मास स्टार्स वो स्टार्स होते हैं जिनका जो मास होता है इट इज़ लेस देन 8 सन्स। जैसे कि आपके पास 8 सन्स है, 8 सन्स है आपके पास, ठीक है। तो इनका जो मास है ना, लो मास स्टार्स का जो मास है इट इज़ लेस देन 8 सन्स, हमारे जो 8 सन्स है, ऑलराइट। और इनसे बनते हैं रेड जायंट स्टार्स। लेकिन जब हम हाई मास स्टार्स की बात करते हैं तो इनका जो मास होता है इट इज़ ग्रेटर देन 8 सन्स। 8 सन्स हमारे जो सन है उसको 8 बार करो, उससे भी ज़्यादा इसका मास होगा, और इससे बनते हैं रेड सुपर जायंट्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं लो मास स्टार्स की जिनसे बनते हैं रेड जायंट्स। कोर ऑफ द रेड जायंट कोलैप्सेस, ठीक है। आपका जो कोर होता है रेड जायंट का वो कोलैप्स कर देता है, जिसकी वजह से एनर्जी इज़ रिलीज्ड टू एक्सपेल द आउटर लेयर्स ऑफ डस्ट एंड गैस। आपका जब कोर कोलैप्स होता है रेड जायंट का तो एनर्जी रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो आउटर लेयर्स ऑफ डस्ट एंड गैस होते हैं वो एक्सपेल हो जाते हैं। इसकी वजह से बचता क्या है, बचता आपके पास है एक स्मॉल कोर, ऑलराइट, जिससे बनता है वाइट डॉर्फ एट द सेंटर ऑफ आयोनाइज गैस। आयोनाइज गैस बेसिकली क्या होता है, प्लेनेटरी नेब्यूला। तो आपके पास एक वाइट डॉर्फ बच जाता है और उसके इर्द गिर्द प्लेनेटरी नेब्यूला होते हैं, बेसिकली आयोनाइज गैस। ये आपके पास वाइट डॉर्फ आ जाता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक थोड़ी रिप्रेजेंटेशन है वाइट डॉर्फ की। इसका जो लाइफ स्पैन होता है इट इज़ अराउंड 1 बिलियन ईयर्स, ऑलराइट। अच्छा, फिर क्या होता है इसके बाद, यह आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होता है और ज़्यादा डार्क होने शुरू हो जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी ख़त्म हो रही है। इवेंचुअली ये एक ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक डॉर्फ इसे कहते हैं, जो बेसिकली कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन, जो मोस्टली कार्बन को कंटेन करते हैं। तो ये आपके पास पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है ऑफ लो मास स्टार्स। अब हम जाते हैं हाई मास स्टार्स की तरफ। अच्छा, हाई मास स्टार जिनसे बनता है रेड सुपर जायंट। इनका जो स्टेबल स्टेज होता है, स्टेबल स्टेज जहाँ पे आपका जो इनवर्ट प्रेशर और आउटवर्ट प्रेशर है वो जब सेम होता है वो छोटा होता है, 100 मिलियन ईयर्स के लिए होता है, ऑलराइट। क्या होता है, कोर कोलैप्स कर देता है इनटू रेड सुपर जायंट, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन वापस स्टार्ट होता है। कोर कोलैप्स करता है तो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर राइज करता है। इससे क्या होता है, हीलियम टू कार्बन आपके न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हीलियम इज़ यूज्ड अप, ठीक है, हीलियम फिर ख़त्म हो जाता है। कोर फिर से कोलैप्स करता है, ठीक है, ये दूसरी बार कोलैप्स कर देता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो आपका कोर है वो इट इज़ हॉट इनफ फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन वंस अगेन। अब क्या होता है, अब आपके पास यहाँ से कार्बन आ जाता है, ठीक है। कार्बन जो है ना यहाँ यूज़ होता है। कार्बन से आपके पास ऑक्सीजन आते हैं, नाइट्रोजन आते हैं और आयरन तक आ जाता है। और ये कैसे आता है, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ कार्बन इनटू हेवियर एलिमेंट्स, ऑलराइट। इसके बाद एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन साइकिल्स कंटिन्यू करते हैं, मतलब कि एक्सपेंड होता है और फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट करता है जो स्टार है, ठीक है। तो अनटिल न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप्स, तो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप कर देता है जिसकी वजह से एनर्जी ऑफ स्टार इज रिलीज्ड इन अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है रेड सुपर जायंट्स के लिए, जिधर एनर्जी ऑफ स्टार इज रिलीज्ड। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन स्टार्स ब्राइटनेस, स्टार की जो ब्राइटनेस होती है वो इंक्रीजेज। टेम्परेचर हाई इनफ फॉर फ्यूजन इनटू एलिमेंट्स हेवियर देन आयरन। इससे पहले क्या हुआ था, कार्बन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयरन तक न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही थी। अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया कि एलिमेंट्स हेवियर देन आयरन कैन बी फॉर्म्ड ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, रेड सुपर जायंट्स जो होते हैं उनकी भी दो कैटेगरीज होती है और उन दोनों कैटेगरीज के डिफरेंट डिफरेंट एंड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेथ्स होती है। एक कैटेगरी है वेरी बिग स्टार्स
और एक कैटेगरी है मैसिव स्टार्स। अब अगर आपका स्टार इज़ वेरी बिग तो क्या होता है, सेंटर ऑफ सुपरनोवा कोलैप्सेस टू अ वेरी डेंस न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज दी हुई है। न्यूट्रॉन स्टार स्पिन्स रैपिडली एंड एक्ट्स एज अ पल्सर। पल्सर बेसिकली क्या होता है, पल्सर क्या करता है, इट सेंड्स आउट पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स। तो जो आपका न्यूट्रॉन स्टार होता है वो रैपिडली स्पिन कर रहा होता है और उसकी वजह से वो रेडियो वेव्स के पल्सेस को सेंड आउट करता है। इसके बाद हम देखते हैं इफ़ द स्टार इज़ मैसिव। ऑलराइट, अगर स्टार मैसिव है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इफ़ द स्टार इज़ वेरी बिग। अब हम देखेंगे इफ़ द स्टार इज़ मैसिव तो कैसी एंडिंग होती है। स्टार कोलैप्सेस इन ऑन इटसेल्फ टू बिकम अ ब्लैक होल। ये आप लोगों ने टर्म काफ़ी सुनी होगी, ठीक है, साइंस फिक्शन मूवीज़ में काफ़ी ये टर्म बोली जाती है। ब्लैक होल्स में क्या होता है कि जो मैटर है इट इज़ पैक्ड वेरी डेंसली, काफ़ी टाइटली पैक्ड। इवन इतना पैक्ड है कि इसका जो ग्रेविटी है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इवन लाइट इस ब्लैक होल को escape नहीं कर सकती। इसकी वजह से हम लोग ब्लैक होल्स को देख ही नहीं सकते। अर्थ विल ऑक्यूपाई जस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लैक होल्स। मतलब कि मैटर इसमें इतना टाइटली पैक्ड है कि जो अर्थ का पूरा जो मास है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा ब्लैक होल्स के। और हमें ब्लैक होल्स के प्रेजेंस का पता कैसे चलता है, इससे पता चलता है ड्यू टू एक्सरे रेडिएशन एमिटेड। जो एक्सरे रेडिएशन होते हैं वो एमिट होते हैं और उससे हमें पता लगता है कि कहाँ पे ब्लैक होल्स हैं। ऑलराइट क्लास, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको सारे लेक्चर समझ आया होगा। टिल वी मीट अगेन, अल्लाह हाफिज़।